डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट सेट्स हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स हो सकता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो सबसे ख़तरनाक प्रोसेस होता है वो होता है लेबलिंग, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी पे। मैं आपको जैसे भी लेबल करूँगा, आई ऑल्सो हैव सिमिलर assumptions अबाउट यू, ठीक है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज इट्स आर द assumption by the teachers on the basis of their labeling, on the basis of their, यानी कि वो जिस तरह से लेबल करते हैं अपने बच्चों को वैसे ही उनकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब हम कुछ थ्योरीज कर लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम करते हैं पैट फील्ड को। अच्छा, पैट फील्ड के मुताबिक इन्होंने एक्चुअली हाईलाइट किया था, ही एक्सप्लोर्स द इनफॉर्मल रेपुटेशन। स्कूल्स के अंदर बच्चों की इनफॉर्मल रेपुटेशन होती है। अब लेट्स सपोज किसी इंसान को मैं चोर बोलना शुरू कर दूं, चोर चोर चोर, तो ऑटोमेटिकली चोर की तरह रिएक्ट करेगा, वो होगा भी चोर बन जाएगा चोर, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल रेपुटेशंस जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली लेबलिंग के प्रोसेस को बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। लेट्स सपोज एक इंसान को आपने कहा कि भाई एक बंदा स्वॉट के तौर पे लेबल्ड है, सही है, यानी कि हम कहते हैं इसको हार्ड वर्किंग किड। ठीक है। दूसरी तरीके को आपने कह दिया नॉटी चाइल्ड, गंदा बच्चा। अब ऑटोमेटिकली ये स्कूल के अंदर क्या होगा, ये स्कूल की ऑफिशियल डेफिनेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। ये इनफॉर्मल रेपुटेशन ऑफ में इन्फ्लुएंस द ऑफिशियल डेफिनेशन, यानी कि स्कूल की ऑफिशियल डेफिनेशंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है इनफॉर्मल रेपुटेशन के थ्रू, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली जो लेबलिंग थ्योरी होती है, जो आपकी लेबलिंग थ्योरी आती है, वो क्या कहती है कि लेबलिंग जो होती है वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, इस बात को ज़रा समझते हैं। कहते हैं लेबलिंग थ्योरी जो होती है इसके मुताबिक जो इन स्कूल प्रोसेसेस होते हैं, जो स्कूल के अंदर होने वाले काम हैं, इन स्कूल प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक्चुअल के अंदर इन आइडियाज़ को शेप करते हैं कि भाई पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर एक बच्चे को मैं अच्छा ट्रीट करूँगा, लेबल करूँगा, तो उसका पर्पस ऑफ एजुकेशन बहुत वाइटल लेवल पर डेवलप होगा। इसके अलावा फिर चीज़ होगी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद इन स्कूल्स, या फिर आप रोल्स एंड रिलेशनशिप्स कह लो। अब रोल्स एंड रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है कि जिस बच्चे से मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा करूँगा उसके रोल्स इंपॉर्टेंट होंगे, उसके रिलेशनशिप विद द टीचर्स बेहतर होंगे, स्कूल मैनेजमेंट के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेसेस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट्स का जो सेल्फ परसेप्शन होता है। स्टूडेंट्स सेल्फ परसेप्शंस डेवलप थ्रू स्ट्रीमिंग, यानी कि आपने स्कूलिंग मैकेनिज्म सिस्टम के हवाले से जो उनका अजम्पशन है, अगर आपने किसी को लोअर स्ट्रीम में पुट इन कर दिया कि भाई तुम, लेट्स सपोज आप एग्जांपल ले लेते हैं ट्राइपेटाइड सिस्टम की, सही है, जो बच्चा 11+ एग्जाम फेल कर जाता होगा उसकी अजम्पशन अबाउट द स्कूलिंग सिस्टम, अबाउट द सोसाइटी तो ख़त्म हो जाती होगी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन कि भाई
उसका सेल्फ परसेप्शन ही ख़त्म कर दिया आपने उसका मैकेनिज्म के थ्रू कि भाई अब वो एफर्ट भी नहीं करेगा, बोलेगा भाई अब तो मेरे साथ ज़िंदगी में होना ही बुरा है, ठीक है। अब वो जो है उतनी एफर्ट नहीं करेगा जितनी एफर्ट उसको करनी चाहिए, या उसका अगर वो लेट ब्लूमर होगा तो लेट ब्लूमर के आगे बढ़ने के चांसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं 2 फीचर्स ऑफ लेबलिंग। प्रोसेस, पूरे लेबलिंग प्रोसेस के 2 मेजर फीचर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरिस्ट आते हैं उनका नाम है ब्रीमी, कि भाई लेबलिंग के ऊपर किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। उनके मुताबिक एक चीज़ होती है कल्चरल कैपिटल। अब वही वाली बात थी रिपीट हो रही है, कल्चरल कैपिटल का इन्फ्लुएंस होगा फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल्स के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर आपके बच्चे का होम एंड फैमिली बैकग्राउंड सामने आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस, इस प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो बात कही है नैश ने, ठीक है। और नैश के मुताबिक अब देखो, इसके मुताबिक जो होता है कि जो आपका सक्सेस और फेलियर होता है, सही है। ये जो होता है सक्सेस और फेलियर जो होता है, इट्स नॉट ऑल अबाउट द पर्सन्स बैकग्राउंड, ठीक है। इसके मुताबिक आपका इनसाइड द क्लासरूम जो प्रोसेसेस होते हैं वो बड़े वाइटल रोल प्ले करते हैं। कि अब उस बच्चे ने, जिसके पास कल्चरल कैपिटल नहीं था, उसने कुछ ऐसी हरकतें की होंगी जिसकी वजह से उसको जो है क्लासरूम से निकाला जाएगा और टीचर्स उसके बारे में लो अजम्पशंस रखेंगे, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली स्कूल्स के जो स्ट्रीमिंग सेटिंग का जो प्रोसेस होता है, आपका जो सेटिंग और बैंडिंग का प्रोसेस होता है, ये पूरा लेबलिंग प्रोसेस को डिज़ाइन कर रहा होता है, ठीक है। एक्चुअली जो आपका पूरी लेबलिंग होती है ना, लेबलिंग is dependent on streaming setting, यानी कि सब्जेक्ट सेट्स के अंदर, और बैंडिंग, यानी कि कॉमर्स की क्लासेस में जाते हुए टीचर्स जो है दुआएं पढ़ते हुए जाता है कि यार आज मेरे बच्चे बख्श दें, ठीक है। एक्चुअली इट्स मोर अबाउट द लेबलिंग प्रोसेस, कि वो बच्चे कहा जाता है दीज आर द नॉटी चाइल्ड ऑफ द किड्स स्कूल, सही है। यानी कि सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो कॉमर्स की क्लास से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि भाई अब इस लेबलिंग सिनेरियो का इम्पैक्ट होगा किसके ऊपर बेटा? इस लेबलिंग पूरे मैकेनिज्म का इम्पैक्ट होगा आपके सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के ऊपर। यानी कि ये लेबलिंग हो गई। अब ये जो लेबलिंग है ये आगे जाएगी कहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी बेटा? ये इम्पैक्ट करेगी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के ऊपर। प्रोफेसी, this is assumptions by the teachers. यानी कि टीचर्स जो हैं अज्यूम कर लेंगे कि दिस इज अ गुड किड एंड दिस इज अ बैड किड। एम आई राइट? इफ देयर इज अ assumptions by the teacher एग्जिस्ट करेगी तो उसका पूरा इम्पैक्ट बच्चे की परफॉर्मेंस पर आ सकता है। ठीक है जी। अब देखो, इसको हम एक और चीज कहते हैं, हम इसको कहते हैं प्रिडिक्शन बाय द टीचर्स। यानी कि टीचर्स ने प्रिडिक्ट कर लिया कि ये बंदा ये चीज करेगा और ये बंदा बुरा परफॉर्म करेगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास नैश की स्टडी आती है
उस स्टडी के मुताबिक इन्होंने स्टडी किया था इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स प्रेडिक्शन, कि टीचर्स की प्रेडिक्शन का इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल अटेनमेंट, कि बच्चे की एजुकेशनल अटेनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होता है। इन्होंने यही रिपोर्ट किया कि भाई जिस तरह से टीचर्स परसीव करते हैं, ठीक है, कि टीचर्स एक्सपेक्टेशंस आर डिटरमाइनिंग फैक्टर इन अ स्टूडेंट्स एजुकेशन सक्सेस और फैक्टर फेलियर, ठीक है। यानी कि इनके मुताबिक टीचर assumptions आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर। डिटरमाइनिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ डिसाइड कर रही होती है, क्योंकि टीचर फिर एफर्ट भी उसी चीज़ पे उतनी करेगा, ठीक है। अगर आपको पता है मैं एक चीज़ कुछ भी कर लूँ उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला, तो ऑटोमेटिकली इसी चीज़ पे लिंक होता है। इसके मुताबिक एक और चीज़ उसने कहा था कि भाई जो टीचर्स होते हैं वो कल्चर्ड स्टीरियोटाइप्स इम्पैक्ट करती हैं। अब लोअर क्लास होती है, उनका कल्चरल डेप्रिवेशन एग्जिस्ट करता है, तो टीचर्स की स्टीरियोटाइप होगी कल्चर्ड स्टीरियोटाइप इम्पैक्ट अटेनमेंट एंड अजम्पशंस। यानी कि टीचर्स ने जो अजम्पशंस रखी हुई हैं बच्चे के हवाले से, अब वो बच्चा वैसे ही रिएक्ट करेगा, और क्योंकि कल्चर्ड स्टीरियोटाइप्स भी होती हैं, लाइक एथनिक माइनॉरिटी हो गया या वर्किंग क्लास किड्स हो गए। अब इन दोनों के साथ बेचारों के साथ मसला क्या होता है कि इनके जो कल्चर्ड स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो टीचर्स की अजम्पशन को बिल्ड कर लेते हैं। भाई इसको बैठने की तमीज़ नहीं है उसको बोलेंगे, बच्चा कहेगा कोई सवाल पूछने के लिए, टीचर बोलेगा तुम्हारा यूनिफॉर्म इतना गंदा हो रहा है, ठीक है। अब टीचर ने जब ये बात बोल दी कि तुम्हारा यूनिफॉर्म इतना गंदा हो रहा है, व्हाट इट शोज कि टीचर इज हिटिंग द कल्चरल पार्ट ऑफ द किड, ठीक है। दैट शोज कि टीचर की अजम्पशन भी यही होगी कि भाई इसका कुछ भी नहीं हो सकता, सही है। अच्छा, इसके अलावा now we are moving forward with another theory of Gervitz। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। गेविट्स कहते हैं कि भाई टाइप ऑफ स्कूल अटेंडेड, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, सही है। टाइप ऑफ स्कूल अटेंडेड अगर आपका जो टाइप ऑफ स्कूल अटेंडेड होता है, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या करता है, वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्रिएट करता है। यानी कि अगर एक टीचर जो है टॉप मोस्ट स्कूल की तरफ जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ये अज्यूम रखेगा कि आई एम गोइंग टू टीच द बेस्ट ऑफ द बेस्ट किड्स, आई एम गोइंग टू टीच द बेस्ट ऑफ द बेस्ट किड्स, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली होता क्या है कि ये सक्सेस और फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, ठीक है, सक्सेस और फेलियर, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली एक बच्चा क्लासरूम में एंटर ही नहीं होता और उसका सिर्फ एडमिशन हो जाता है, ये एक अजम्पशन होती है कि ये जो बच्चा है इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट किड्स, ठीक है। अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ी वजह आसपास की सराउंडिंग भी होती है, ठीक है, कि अगर अच्छे स्कूल के अंदर बहुत फारिग बच्चा भी बैठा हुआ है तो वो फारिग से अच्छे लोगों के साथ बैठ के वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको कंपटीशन मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो टॉप परफॉर्मिंग स्कूल्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या स्टेट मेंटेन्ड हो, ये ऑटोमेटिकली जो टॉप स्कूल्स होते हैं इनके बारे में कहा जाता है दे डेवलप द क्लाइमेट ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि भाई टॉप स्कूल का इन्वायरमेंट होता है कि बच्चे को क्लाइमेट ऑफ एक्सपेक्टेशन दिया जाता है, कि इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू इफ़ यू आर इन दिस स्कूल, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है बच्चा जो होता है हायर लेवल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन की तरफ जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह उन स्कूल का इन्वायरमेंट भी होता है, और काफ़ी सारे स्कूल्स इस बेसिस पे बच्चे को एडमिशन देते हैं कि क्या वो प्रेशर होल्ड कर सकता है या प्रेशर होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है।
तो जनाब ये एक्चुअल के अंदर हमारे पास समझ में आता है कि ये लेबलिंग का फिनोमेना डेवलप होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की बेसिस के ऊपर। इसके बाद आगे हम लेके चलेंगे एबिलिटी ग्रुपिंग्स के हवाले से और इन तमाम चीज़ों को मैनेज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। एबिलिटी ग्रुपिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे कंपनसेटरी एजुकेशन प्रोग्राम्स के भाई ये पूरे जो मैकेनिज्म की जो सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, इन प्रॉब्लम्स की रेक्टिफिकेशन क्या हो सकती है। यहाँ तक क्लियर होता है, आई होप सो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एबिलिटी ग्रुपिंग्स। एबिलिटी ग्रुपिंग कहते किस चीज़ को हैं कि आप डिफरेंट लेवल पे स्ट्रीमिंग करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्ट्रीमिंग, सही है। जब हम स्ट्रीमिंग करते हैं बेटा तो आप एक्चुअल में डिवीजन क्रिएट कर रहे होते हो। इस डिवीजन के क्रिएशन की वजह से, ठीक है, होता क्या है, होता यह है कि आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, डिफरेंट ग्रुप्स। वो जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो एक्चुअल के अंदर कुछ हाई एबिलिटी ग्रुप्स होते हैं और कुछ लो एबिलिटी ग्रुप्स होते हैं। एक्चुअल में ये हाई एबिलिटी ग्रुप्स की जो लेबलिंग होती है वो अलग तरीके से होती है और लो एबिलिटी ग्रुप्स की ग्रुपिंग अलग तरीके से होती है, ठीक है। हाई एबिलिटी ग्रुप्स जो होते हैं मेरा बेटा वो एक्चुअल के अंदर होते क्या हैं, यहाँ पे सारे क्लेवर क्लॉग्स, सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको हायर बैंड मिला हुआ होता है, जिनके सब्जेक्ट सेट्स बहुत अच्छे होते हैं, एम राइट। दूसरी तरफ आपके पास लो एबिलिटी ग्रुप्स होते हैं। लो एबिलिटी ग्रुप्स में क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि लोअर सेगमेंट ऑफ द स्कूल्स में फॉल इन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मेरा बेटा ये बात जहन में रखिएगा कि जो एबिलिटी ग्रुप्स आपके पास बन गए हैं, ठीक है, एक्चुअली इसी की बेसिस पर आपकी लेबलिंग भी हो रही होती है और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी हो रही होती है। एबिलिटी ग्रुप्स का बन जाना दरअसल इट्स अ एंड रिजल्ट ऑफ द होल प्रोसेस। इट्स अ एंड रिजल्ट ऑफ द होल प्रोसेस, यानी कि कहते हैं ना एग्जाम में रिजल्ट आ चुका है और जब एबिलिटी ग्रुप्स फॉर्मुलेट हो जाते हैं तो वहाँ पर उनके अंदर एक सिमिलर ट्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं, सही है। कुछ स्कूल्स होते हैं जो नर्ड्स स्कूल के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। अब दुनिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना वो सिमिलर ट्रेड्स के लोग नहीं रखती हैं अपने पास। कुछ स्ट्रीट स्मार्ट रखेंगी, कुछ नर्ड्स रखेंगी। अगर आपके पास एबिलिटी ग्रुपिंग्स बन गई हैं तो फिर सारे नर्ड्स एक क्लास में चले जाएंगे, सारे बदमाश बच्चे वो एक क्लास में चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली इट में रिजल्ट इन टू द प्रोसेस ऑफ वॉट। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अब इसका इम्पैक्ट इस तरह से होगा बेटा कि ऑटोमेटिकली सिमिलर ट्रेड्स सारे बच्चों में ट्रांसफॉर्म होंगे। अब मैं आपको इसको ब्रेक करने का एक तरीका बताता हूँ। फ्यू ऑफ द स्कूल्स यूज्ड टू डू इन अर्ली लेवल्स, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में ये किया जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो लेट्स सपोज 20 का एक ग्रुप है, एक ग्रुप क्या है, स्कूल का क्लास का जो बैच है वो 20 स्टूडेंट्स का है। वो क्या करते हैं, वो 10 हाइपर एक्टिव बच्चे उठाते हैं और वो 10 थोड़े से मॉडरेट बच्चे उठाते हैं, उन दोनों को मिक्स एबिलिटी ग्रुप्स में डाल देते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद जो हाइपर एक्टिव होता है वो थोड़ा मॉडरेट हो जाता है और जो मॉडरेट होता है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। तो उनके अंदर वो एक मीडियोकर एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, वो बैलेंस हो जाती है उनके नीचे। अब आप 10 हाइपर एक्टिव बच्चों को एक साथ बिठा दोगे तो क्या होगा, अब ज़रा पीछे लेके चलो। स्ट्रीमिंग हुई, सब्जेक्ट ग्रुप बना, कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज़ वाला, सारे शैतान एक साथ बैठ गए सारी शैतानिक पावर्स आ रही हैं क्लास के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है, यही होता है स्कूल्स के अंदर कि ह्यूमैनिटीज़ का और कॉमर्स का जो ग्रुप बनाया जाता है, चूँकि वो स्ट्रीमिंग की बेसिस पर बेस करता है, तो सारे बदमाश वो एक क्लास में बैठ जाते हैं और उनको एक लेबल कर दिया जाता है एज अ लो एबिलिटी ग्रुप कि इनसे तो कुछ होता ही नहीं, इनसे ये कुछ कर ही नहीं सकते। समझ आ गई बात, इन्होंने सिर्फ बदमाशियाँ करनी है। क्लियर हो गई बात। तो ऑटोमेटिकली एबिलिटी ग्रुप इज़ अ रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास हारग्रीव्स की थ्योरी है। हारग्रीव्स की थ्योरी क्या कहती है, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट अ स्टडी ऑफ लैमले स्कूल। ये स्टडी ऑफ
लामले स्कूल के ऊपर बेस किया था इसने, ठीक है। अच्छा, अब याद रखना, एक बात को समझना, ठीक है। देखो कई मर्तबा हमने क्या डिस्कस किया था पहले, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी के तीनों चीज़ों के इम्पैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? तीनों चीज़ों के इम्पैक्ट होते हैं। तीनों चीज़ें, लेकिन क्लास इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एथनिसिटी इज़ इन द मिडल एंड द जेंडर इज़ द लीस्ट फैक्टर बिहाइंड एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक है। Study of Lanvin School noted that boys were streamed on the basis of the academic ability. After the first year at secondary school, it was almost impossible for a boy allocated at the bottom stream or later move into the top stream. ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इसने क्या कहा कि भाई फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंडरी स्कूल, यानी कि एक बच्चा सेकेंडरी स्कूल के फर्स्ट ईयर में आया, सही है, उसको बॉटम एबिलिटी ग्रुप में एलोकेट कर दिया। अब उसके बाद इट्स डिफिकल्ट टू चेंज द ग्रुप, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर, अब फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंडरी स्कूल में क्या हुआ, आपकी एकेडमिक एबिलिटी के ऊपर आपको लो बॉटम एबिलिटी ग्रुप असाइन हो गया। अब डिफिकल्ट टू चेंज द ग्रुप आफ्टरवर्ड्स, यानी कि बाद में इस बच्चे का ग्रुप चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होगा, ठीक है। यानी कि बाद में जाके इस बच्चे का ग्रुप चेंज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। हेरग्रीव फाउंड अ क्लोज कोरिलेशन बिटवीन सोशल क्लास एंड स्ट्रीमिंग। अच्छा, अब इसने क्या कहा, इसने कहा था भाई हेरग्रीव ने कि भाई आपकी सोशल क्लास इज लिंक्ड विथ स्ट्रीमिंग, यानी कि बच्चे को डिवाइड किया जाता है उसकी सोशल क्लास की बेसिस पे, विद द मिडिल क्लास चिल्ड्रन इन द टॉप एंड वर्किंग क्लास चिल्ड्रन इन द बॉटम स्ट्रीम, सही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई मिडिल क्लास के बच्चे मिडिल क्लास इन अ टॉप स्ट्रीम बिकॉज दे रिटेन कल्चरल कैपिटल, एंड वर्किंग क्लास लोअर स्ट्रीम, यानी कि स्कूल्स ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। He also found the experience of streaming made each child feel there was success or failure, यानी कि आप देखो टॉप स्ट्रीम वाले बच्चे को जिस दिन मिल गया उसको लगेगा मेरी ज़िंदगी में आधी सक्सेस तो यहीं पे मिल गई, ठीक है। स्कूल, अच्छे स्कूल में चला गया, अच्छी स्ट्रीम में फॉल इन कर गया। लोअर स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, फेलियर, यानी कि उसको फेलियर मिल जाएगा, एम आई राइट। तो बच्चा जो होता है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मैं किस स्ट्रीम में फॉल इन करूँगा इस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब ज़रा एक बात समझिएगा एवरीवन हियर, देखें याद रखिएगा, अब आपने बच्चे को उसके एबिलिटी ग्रुप में डाल के फेंक दिया, सही है। अब होगा क्या, अब बुरे स्ट्रीम्स के बच्चे अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, अपर स्ट्रीम के बच्चे अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, इट रिजल्ट इनटू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इससे होंगे सब कल्चरल फॉर्मेशन। क्या होगा बेटा, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। सब कल्चरल फॉर्मेशन कैसे होती है मेरा बेटा, एक तरफ अच्छे पढ़ने वाले बच्चे प्रो स्कूल प्रो एजुकेशन सब कल्चर फॉर्मुलेट करेंगे, और दूसरी तरफ सारे बच्चे एंटाई स्कूल जो लोअर स्ट्रीम के बच्चे होते हैं एंटाई एजुकेशन सब कल्चर फॉर्मुलेट करेंगे। दुनिया के अंदर किसी भी एक आइडियोलॉजी को ब्रेक करने का तरीका मिक्सिंग ऑफ आइडियोलॉजी होता है, वरना कोई भी गलत आइडियोलॉजी किसी भी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर सकती है अगर सारे लोगों की एक सिमिलर आइडियोलॉजी है, क्योंकि सॉलिडारिटी फॉर्मुलेट हो जाती है ना। अब पूरी क्लास ने फैसला कर लिया कि हमने टीचर को पढ़ाने नहीं देना, हमने टीचर को पढ़ाने नहीं देना,
तो आप कुछ भी कर लो, आप नहीं पढ़ा सकते उस क्लास को। क्लियर होगी बात? समझ आई बात? जिंदगी में आपको एक टिप बता रहा हूँ एज अ टीचर, जिंदगी में कभी भी ऐसी क्लास पढ़ाने पड़ जाए, जिंदगी में उस क्लास पे कभी स्क्रीम मत करना, चीखना नहीं। उनसे नॉर्मल इंसानों की तरह बात करो, वो तुम्हारी बात सुनेंगे, क्योंकि उनको आदत होती है कि वो गंदी हरकत करें और उसके बाद तुम चीखो उनके ऊपर। समझ में आई बात? तो दैट इज द मोस्ट एक टिप बता रहा हूँ, कभी जिंदगी में ऐसे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा तो, ठीक है। अच्छा जनाब, अब मैं इस चीज़ कहानी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। कि भाई ऑटोमेटिकली ये किया क्यों जाता है? ये किया इसलिए जाता है कि भाई आप डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर को मिनिमाइज कर सको और आप मैक्सिमम ग्रेड स्कोर कर सको। स्कूल के लिए फ़ायदा क्या होता है कि सारे अच्छे बच्चे एक जगह पे बैठे हुए हों और सारे अच्छे बच्चे एक तरह के ग्रेड्स वाले बच्चे, मिनिमम डिस्क्रिप्शन होगी क्लास के अंदर, प्रॉब्लम होंगी, तो ऑटोमेटिक जब क्लास में प्रॉब्लम्स बहुत मिनिमम होंगी तो होगा क्या कि उस बच्चे क्लास का रिजल्ट मैक्सिमम लेवल पे अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जब आप सारे अच्छे बच्चे एक तरफ अपर स्ट्रीम में फेंक दोगे तो लोअर स्ट्रीम में सारे फारिग बच्चे बचेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। एनी कन्फ्यूजन टेल? अच्छा देखो, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि जिस चीज़ को केडी ने हाईलाइट किया था, अकॉर्डिंग टू द केडी, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपके अपर स्ट्रीम स्टूडेंट्स को मोर क्रिएटिव वर्क दिया जाता है, सही। क्रिएटिव वर्क का मतलब क्या है? उनको क्रिएटिविटी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा जो होता है, जो लोअर स्ट्रीम्स होते हैं, सही है, लोअर स्ट्रीम्स को स्ट्रिक्ट रखा जाता है, ठीक है। उनको रूटीन टास्क दिए जाते हैं, भाई तुम यही कर लो, तुम्हारे लिए बहुत है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इस तरह से आपका मैकेनिज्म डेवलप होता है। अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सब कल्चर्स, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट सब कल्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली कई मरतबा, अब मैं आपको बेसिक डिफ्रेंसिएशन समझाता हूँ सब कल्चर्स में होता क्या है। देखो बेटा, एक होता है आपके पास प्रो स्कूल। देखो, प्रो का मतलब है कन्फॉर्मिस्ट, ठीक है, प्रो स्कूल। एक होगा एंटाई स्कूल, एक हो सकता है, देखो प्रो स्कूल, प्रो एजुकेशन भी होगा, एजुकेशन को वो सपोर्ट करेगा। ऐसा हो सकता है कि एंटायर स्कूल प्रो एजुकेशन हो, एजुकेशन हासिल करना चाहता हो लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता हो, और एंटायर एजुकेशन भी हो सकता है। फिर आपके पास होता है प्रो एजुकेशन और एंटायर एजुकेशन। मैंने ऊपर डिफरेंशिएशन समझा दिया। प्रो एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली होता क्या है कि इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के सब कल्चर्स आते हैं। इसमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम थ्योरीज को थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करें। हमारे पास सबसे पहले थ्योरी आती है वुड्स की, ठीक। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो, एक्चुअल के अंदर होता क्या है, आपके जो सब कल्चरल रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, यानी कि सब कल्चरल फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, सब कल्चरल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं आपके, वो एक्चुअल के अंदर बेस करते हैं किसकी के ऊपर? आपके स्कूल कल्चर की बेसिस पे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक तरफ होते हैं इंग्लिशिएटर्स, ठीक है, एट वन एंड, एक वन एंड के ऊपर या एक वन एक्सट्रीम के ऊपर होते हैं आपके पास इंग्लिशिएटर्स,
इंग्लिशिएटर्स। अब इंग्लिशिएटर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? ये पॉजिटिव एडॉप्टेशन रखते हैं। These people are having positive ideas, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है कि आपके पास, यानी कि ये वो होते हैं कि जो टीचर्स की फेवर ले रहे होते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रो स्कूल सब कल्चर वाले। यानी कि टीचर्स एग्जाम्पल देते हैं ऐसे बच्चों के, टीचर्स सपोर्ट हासिल होती है इनको, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या होता है, आपके पास दूसरे अदर एंड के ऊपर अदर एक्सट्रीम कह लो या अदर एंड हो गया, उसमें होते हैं आपके पास रेबल्स। क्या होते हैं बेटा? बागी। अब ये जो रेबल्स होते हैं बेटा, कि ऑटोमेटिकली ये क्या करते हैं, दे रिजेक्ट द स्कूल कल्चर। यानी कि ये स्कूल का कल्चर रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और कई मर्तबा ये लोग काउंटर स्कूल सब कल्चर जनरेट करते हैं, यानी कि स्कूल के कल्चर को अपोज करने वाला कल्चर। ठीक है। काउंटर स्कूल सब कल्चर में होता क्या है कि जो आप कहते हो बेटा जो स्कूल ने कहा है ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि अब ऑटोमेटिकली इसके पीछे क्लास एलिमेंट हो सकता है। आपकी मिडिल क्लास, अब देखो मेरी बात सुनो, आपकी जो मिडिल क्लास होती है बेटा, दे आर हैविंग द कल्चरल कैपिटल, जिसकी वजह से वो कन्फॉर्मिस्ट होते हैं। अब आपकी जो वर्किंग क्लास होती है, दे आर हैविंग कल्चरल डेप्रिवेशन। अब जब कल्चरल डेप्रिवेशन होती है उनके पास, बेचारों के पास, तो होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि वो अपने आप को स्कूल की वैल्यूज़ को अपोज समझते हैं कि भाई स्कूल जो है ना हमारे लिए तो बना ही नहीं है। भाई आ सकती है स्पीच कोड्स वगैरह सब आ सकता है, क्योंकि देखो एक्चुअल में वो जो बॉर्जियो ने कहा था ना कि स्कूल्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द मिडिल क्लास कल्चरल, ठीक है। अब आपको एक कल्चर ही सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको लग रहा है आई एम अ मिसफिट इन दिस मैकेनिज्म। तुम्हारे जो रोल मॉडल्स हैं स्कूल के रोल मॉडल से कॉन्ट्रडिक्ट करें तो तुम बोलोगे भाई मैंने कल्चर के साथ रहना ही नहीं। क्लियर हो गई बात? इसके पीछे बहुत सारे दूसरे आइडियाज भी होते हैं, सही है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद अनदर थ्योरिस्ट, मैकन-गेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको याद कर लीजिएगा। ये थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड गेल्स, अच्छा अब मैकन-गेल्स की जो स्टडी है, ठीक है, मैकन-गेल्स की जो स्टडी है इसको थोड़ा ज़रा समझते हैं। देखिए मैकन-गेल की स्टडी को समझने के लिए ना थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है। मैकन-गेल इज़ वन ऑफ द थ्योरिस्ट जो पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं पहले थ्योरी को देने से पहले, ठीक है। देखो मैकन-गेल ने 3-4 फैक्टर्स को अपने साथ अपनी थ्योरी के अंदर लिंक किया है। सबसे पहले इसने क्या किया, इसने क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, इन तीनों फीचर्स को एक साथ मिला दिया। क्या मिला दिया? तीनों फीचर्स को एक साथ मिला दिया। और दूसरा फैक्टर उसने क्या कहा कि भाई उसने कहा कि भाई दुनिया में सोशल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? अब वो सोशल चेंजेस का मतलब है डिक्लाइन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, अब डिक्लाइन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर हो रहा है बेटा, एंड देयर इज अ राइज ऑफ सर्विस सेक्टर, and the service sector is more inclined towards what? The service sector is more inclined towards the female employment, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब मैकन-गेल के मुताबिक जब आपके पास वर्किंग क्लास बॉयज होते हैं, क्या होते हैं बेटा? वर्किंग क्लास बॉयज। अब देखो मेरी बात सुनो, दे लीव स्कूल एट अर्ली एजेस, सही है। अब वर्किंग क्लास बॉयज़ का सीन क्या होता है
दे लीव स्कूल एट अर्ली एजेस। अब देखो, वंस दे लीव स्कूल एट अर्ली एजेस स्कूल क्यों छोड़ते हैं? देखो देखो मेरी बात सुनो। एक तो एजुकेशन अंडर अचीवमेंट होती है इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा, और दूसरा मसला ये कि इनकी स्कूल में नहीं बन पा रही होती। हमने पहले पढ़ा कि भाई स्कूल्स आर द ब्रीडिंग ग्राउंड एंड द ग्राउंड फॉर द मिडिल क्लास वैल्यूज़, ठीक है। इन तमाम चीज़ों की वजह से ऑटोमेटिकली होता क्या है कि भाई दे लीव स्कूल एट अर्ली एजेस। क्यों? इसके पीछे एक और रीज़न है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, डेफर्ड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। सही है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की वजह से वो स्कूल छोड़ के चले गए। अब ज़रा सोचना, अब जब वो स्कूल उन्होंने छोड़ दिया, उनको क्या कौन सी जॉब्स मिलेंगी? उनको लेबर क्लास जॉब्स मिलेंगी। अब लेबर क्लास जॉब्स का मसला ये है कि दुनिया के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जिसको हम कहते हैं क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी। क्राइसिस ऑफ, यानी कि पहले ज़माने में सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो आपके पास इंडस्ट्रीज़ में जॉब प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर थी। सही है, इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स मिल जाती थी लेबर क्लास को, ठीक है, वर्किंग क्लास को। आज के दौर में क्या है, वर्किंग क्लास बॉयज़ के लिए भाई वो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सर्विस सेक्टर दुनिया तब्दील हो गई है, तो उनको एक अलग लेवल की फ्रस्ट्रेशन होती है फ्रॉम द स्कूल्स, जिसकी वजह से वो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो जाते हैं। समझ में आई बात? अब मैं इस पूरे प्रोसेस को आपके सामने समझाता हूँ। भाई अब इन्होंने क्या किया, दे लीव स्कूल एट अर्ली एजेस। अब इनका सीन क्या था, इनको लग रहा था कि बाहर तो जॉब्स बिल्कुल रेडी पड़ी हुई हैं, सही है, लेकिन क्या हुआ दुनिया में, जब ये बाहर निकले तो इन्होंने देखा देयर इज अ डिक्लाइन इन सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, क्यों? अब इससे हुआ क्या, अब ये कॉन्सेप्ट है क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी का। सही है, अब जब क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी होगी तो इनकी मुख्तलिफ अजम्पशंस क्रिएट हो सकती हैं। दे कैन अज्यूम एंटायर एजुकेशन आइडियाज़ कि एजुकेशन सिस्टम ने हमें कुछ सिखाया ही नहीं। एजुकेशन आइडियाज़ हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी वजह ये लोग रेसिस्ट आइडियाज़ की तरफ भी जा सकते हैं कि भाई ब्लैक्स हैव टेकन अवर जॉब्स, रेसिस्ट अजम्पशंस। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई एक्चुअल के अंदर पूरा मैकेनिज्म चेंज हो गया। ठीक है, कि रेसिस्ट एक्सप्लेनेशन में क्या आता है, द ब्लैक्स हैव टेकन अवर जॉब्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, अब हम एक तो भाई ये थे आपके वर्किंग क्लास बॉयज़ थे, ठीक है, अब दूसरी तरफ हमारे पास कौन से होते हैं बेटा कहते हैं कि भाई दे वर प्रो स्कूल यंग पीपल। पीपल का मतलब स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, अब प्रो स्कूल ये जो होते हैं ये एकेडमिक अचीवर्स होते हैं, एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करते हैं बिकॉज स्कूलिंग सिस्टम इनको सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब एकेडमिक अचीवर्स होते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग स्कूल होता है, वर्क एथिक बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली ये लोग क्या करते हैं ये लोग सोशल मोबिलिटी थ्रू एजुकेशन गेन करने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छा पढ़ लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा एकेडमिक अचीवर्स के अलावा न्यू एंटरप्राइजर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच रखते हैं, बिजनेस अप्रोच रखते हैं। अब ऑटोमेटिकली ये स्कूल से वर्क एथिक सीख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऑटोमेटिकली ये, लेकिन इनका एक बड़ा मसला होता है, न्यू एंटरप्राइजेस जो होते हैं एक्चुअल के अंदर ये लोग क्या करते हैं कई मरतबा ये लोग दे रिजेक्ट द एकेडमिक रूट। अब्बा के साथ दुकान में जाते हैं, ठीक है, दे रिजेक्ट द एकेडमिक रूट। ठीक है, और इसके अलावा दे फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स।
ये लेकिन कॉन्फ्रंटेशन के साथ नहीं आते, इसीलिए हम इसको प्रो स्कूल में काउंट करते हैं। फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, कि भाई उनको स्किल्स गेन करने होते हैं, ठीक है, बिजनेस में, आईटी में, ठीक है, बिकॉज दे वर द पीपल जो लेबर मार्केट को चेंज कर रहे होते हैं। मैकनगेल ने एक और सब कल्चर डिफाइन किया था, जिसके मुताबिक ये वो होते हैं जो प्रो एजुकेशन होते हैं बट एंटायर स्कूल, यानी कि भाई स्कूल की वैल्यूज़ पसंद नहीं है बट एजुकेशन हासिल करनी है। इस चीज़ को नाम ये देता है रियल इंग्लिश मैन। अब रियल इंग्लिश मैन का मतलब क्या है? ये होते हैं मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं जिनको यूनिवर्सिटी भी जाना है, ठीक है, और प्रोफेशनल करियर्स वगैरह भी करने, पेरेंट्स के पास प्रोफेशनल करियर्स भी हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ये लोग क्या हरकतें करते हैं, ये दे मेक फन ऑफ द स्कूल वैल्यूज़, यानी कि स्कूल ने कहा ये डिसिप्लिन फॉलो करना है, करेंगे, हम तो नहीं कर रहे, जाओ कुछ कर सकते तो कर लो, ठीक है। लेकिन ये उसके साथ साथ दे वर्क हार्ड फॉर गुड ग्रेड्स, बिकॉज उनको यूनिवर्सिटी में भी जाना है, ठीक है। यानी कि सारी शरारतें करेंगे लेकिन वर्क हार्ड भी करेंगे। यानी कि इसके अलावा और कई मरतबा जो होता है, ये लोग इनके पास चूँकि पैसे होते हैं तो ये दे गो फॉर द प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट ट्यूशन की तरफ जाते हैं, प्राइवेट सपोर्ट इन एजुकेशन, यानी कि ट्यूशन में पढ़ेंगे, स्कूल में जाके तफरियाँ करेंगे बैठ के, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली क्या है, दे वांट टू अचीव सक्सेस ऑन देयर ओन टर्म्स, ये अपने टर्म्स के ऊपर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। क्लियर हो गई बात? यानी कि ये स्कूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते। अब एक बार ज़्यादा रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास मैकनगेल ने क्या कहा था, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी को मर्ज किया था। दुनिया में सोशल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी क्रिएट हो रहा है। एक तरफ इसके पास प्रो स्कूल यंग पीपल हैं, एकेडमिक अचीवर्स हैं, फिर न्यू इंटरप्राइजेज आते हैं, और हमारे पास आते हैं प्रो एजुकेशन बट एंटायर स्कूल रियल इंग्लिश मैन। यानी कि तीन तरह के, एक तरफ है एकेडमिक अचीवर्स, न्यू इंटरप्राइजर्स एंड न्यू रियल इंग्लिश मैन। ये तीन डिफ्रेंसिएशन में मैकनगेल की थ्योरी डिवाइडेड होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक?